नमस्कार, कैसे हैं आप सभी न्यूज मित्र। स्वागत है आपका सत्ता में। सबसे पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें, दिलचस्प जानकारियां और वो भी एक साथ। आज पहले आपको राष्ट्रपति ईरान के जो हैं इब्राहिम रईसी की मौत की 5 थ्योरी दिखाएंगे जिसमें हत्या वाले संकेत हैं। ईरान ने रईसी की मौत के बाद क्या बड़ा ऐलान कर दिया और कैसे हेलीकॉप्टर क्रैश में अमेरिका और मोसाद वाला एंगल निकल कर आया है, वो भी समझाएंगे। फिर आपको प्रधानमंत्री का पुरी वाला वोट शो दिखाएंगे। आज पीएम मोदी ने पुरी में पहले जगन्नाथ मंदिर में पूजा की, फिर बीजेपी कैंडिडेट संबित पात्रा के लिए रोड शो किया और इसके बाद 10 जून की जिस तारीख का जिक्र किया उससे ओडिशा में नई सियासी तरंगे उठ रही हैं। आज गृह मंत्री अमित शाह ने भी राहुल गांधी पर प्रधानमंत्री वाला एक तंज किया है। उन्होंने हरियाणा के करनाल में जनता से एक सवाल भी किया, लेकिन उससे पहले यह क्यों कहा हंसना मत, इस पर भी सत्ता के कलेश की वीडियो रील तैयार है। दिल्ली शराब घोटाले में ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट से अरविंद केजरीवाल की कस्टडी बढ़ाने की मांग की है। ईडी ने कोर्ट से 14 दिन का समय और मांगा है। अदालत 2 जून को इस पर सुनवाई करेगी। फिलहाल अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार के लिए 1 जून तक जमानत पर है। आज एक बड़ी खबर गुजरात से भी आई है। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर आईएसआईएस के 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। ये चारों आतंकी वैसे तो श्रीलंका के रहने वाले हैं, लेकिन इनके पास से जो हथियार मिले हैं वो मेड इन पाकिस्तान है। आज से संसद की सुरक्षा सीआईएसएफ को सौंप दी गई है। संसद की सिक्योरिटी में अब सीआईएसएफ के 3317 जवान तैनात रहेंगे, जबकि सीआरपीएफ के 1400 जवानों को वापस बुला लिया गया है। पिछले साल 13 दिसंबर को नए संसद भवन की सुरक्षा में चूक के बाद सीआईएसएफ तैनात करने का फैसला हुआ था। और न्यूज मित्रों के लिए आज गर्मी वाला एक चिंता कार्ड भी है। दिल्ली कैसे रेगिस्तान से भी ज्यादा गर्म है। अगर गर्मी में आप पहाड़ पर जाने का प्लान बना रहे हैं तो क्यों सोचने की जरूरत है। और मौसम का 5 दिन वाला रेड अलर्ट क्या है, इस पर भी सत्ता की कुंजी तैयार है। सत्ता में सबसे पहले आज हम ईरान में हुए उसी क्रैश कांड की बात कर रहे हैं जिसने ईरान की सत्ता में सबसे बड़ा तूफान ला दिया है। हेलीकॉप्टर क्रैश की इन तस्वीरों के साथ ये वो लास्ट तस्वीरें हैं जो रईसी की अपनी टीम के साथ देखी गई थी, चॉपर में जब वो उड़ान भर रहे थे उस कार्यक्रम के लिए। उसके बाद क्या हुआ, वो तस्वीरें बड़ी ही खतरनाक हैं। सोचिए, एक देश के राष्ट्रपति, विदेश मंत्री और उसके साथ राष्ट्रपति, विदेश मंत्री और सर्वोच्च नेता खमेनेई के दायां हाथ और उसके साथ एक और आईआरजीसी यानी ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प के सबसे बड़े कमांडर एक साथ एक ही चॉपर में कई अधिकारियों के साथ 19 मई की सुबह अजरबैजान जाते हैं। अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलियेव के साथ मुलाकात करते हैं, एक बांध के उद्घाटन कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं और लौटते वक्त काफिले के 3 हेलीकॉप्टर में से एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है और इसमें सवार सभी 9 लोगों की मौत हो जाती है। यह ईरान के राष्ट्रपति रईसी की मौत की वो कहानी है जो पिछले कई घंटों से आप सुन रहे हैं। लेकिन सवाल है, सच्चाई क्या है? यह सिर्फ हादसा है या हत्या है? आपको हम ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का यह आखिरी वीडियो दिखा रहे हैं। प्ले करिए यहां पर आखिरी वीडियो, जब वो हेलीकॉप्टर में सवार थे। यह है वो वीडियो। यह हेलीकॉप्टर के क्रैश होने से कुछ देर पहले की तस्वीर है। इसके बाद रईसी की मौत की खबर आई और जंगल में बिखरे शव और मलबे की तस्वीरें सामने आई। इस कहानी में इंटरनेशनल और इंटरनल दोनों तरह के षड्यंत्र वाला एंगल है। सत्ता में आज रईसी की मौत पर उठ रहे सभी सवालों की चर्चा करेंगे। इस डेथ मिस्ट्री पर सत्ता में हमने 5 प्रश्नों वाली कुंजी तैयार की है। पहले उसकी चर्चा करते हैं, उसके बाद बारी बारी से एक एक सवाल के जवाब को आपके सामने रखेंगे। ये आज दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे रहस्यमयी खबर है जिस पर सत्ता की कुंजी में एक एक फैक्ट, एक एक परत को सामने लेकर आएंगे हम। पहला और सबसे गंभीर सवाल, आखिर रईसी की मौत के पीछे परमाणु राज कौन से हैं? परमाणु राज कौन से हैं? बार बार इस क्रैश कांड में अमेरिका या इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का नाम क्यों आ रहा? अमेरिका और मोसाद का नाम क्यों आ रहा? इसकी पूरी जानकारी अब से कुछ क्षणों में। सवाल नंबर 2 जिसमें साजिश वाला एंगल है। रईसी के काफिले में 3 हेलीकॉप्टर
लेकिन सिर्फ वही हाई प्रोफाइल हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ जिसमें राष्ट्रपति रईसी मौजूद थे, फॉरेन मिनिस्टर मौजूद थे, खमनेई के दायां हाथ मौजूद थे, ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड के सबसे बड़े कमांडर मौजूद थे। नोट करने वाली बात यह भी है कि यह हेलीकॉप्टर अमेरिका का था, अमेरिकी हेलीकॉप्टर था। रईसी की मौत की खबर आने के बाद ईरान की परमाणु शक्ति वाला बयान भी ट्रेंड हो रहा है। यह तो सबको पता है कि ईरान परमाणु तैयारी कर रहा है, लेकिन अगले 7 दिनों में ईरान परमाणु शक्ति बनने वाला था। तो सवाल है कि क्या आक्रामक परमाणु कार्यक्रम रईसी की मौत की वजह बना? अगर इसमें थोड़ी भी सच्चाई है तो यह मामला और इत्तेफाक बेहद गंभीर है। रईसी की मौत में अंदरूनी षड्यंत्र वाला एंगल भी कम गंभीर नहीं है। कहा जा रहा है कि ईरान में सुप्रीम लीडर के उत्तराधिकारी बनने की रेस में शामिल होने के कारण रईसी की जान गई। ईरान के सुप्रीम लीडर खमनेई के बेटे मुज्तबा और रईसी के बीच उत्तराधिकार को लेकर कलेश था। खबर तो यह है कि खमनेई के बाद रईसी उनकी गद्दी पर बैठने वाले थे, ऐसी चर्चा थी। और रईसी के विमान में वो भी थे जो कि दायां हाथ थे खमनेई के। और फिर इजराइल युद्ध के बीच रईसी की मौत, क्योंकि इस चॉपर में वो इंसान भी था जिसने इजराइल युद्ध के दौरान पूरी दुनिया में हमास का झंडा बुलंद किया है, और वो थे ईरान के फॉरेन मिनिस्टर। अपने आप में ये कई सवालों को जन्म दे रही है, क्योंकि दुनिया जानती है कि इस युद्ध के बाद से पश्चिमी देशों के साथ ईरान के रिश्ते तल्ख हो गए थे, और इस तनाव में रईसी की मुख्य भूमिका थी। और मुख्य भूमिका में थे ईरान के फॉरेन मिनिस्टर, जो कि यूएन में ईरान की बात रखकर आए थे कुछ हफ्ते पहले, और वो भी इस चॉपर में मौजूद। अब आपको बताते हैं कि आखिर हेलीकॉप्टर क्रैश को षड्यंत्र क्यों कहा जा रहा है, रईसी की मौत को हत्या क्यों बताया जा रहा है। 5 थ्योरी, आपको ऐसे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे उस 5 थ्योरी में। पहली थ्योरी ध्यान से देखिएगा। नंबर 1, राष्ट्रपति के काफिले में 3 हेलीकॉप्टर थे। ध्यान से देखें, कैसे 3 हेलीकॉप्टर में सिर्फ रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, जबकि 2 हेलीकॉप्टर को कुछ नहीं हुआ। क्या राष्ट्रपति रईसी का हेलीकॉप्टर बाकी के 2 हेलीकॉप्टर के संपर्क में नहीं था? क्या राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर ने बाकी के 2 हेलीकॉप्टर से अलग रूट ले लिया था? आखिर क्यों 3 में से एक ही हेलीकॉप्टर में ईरान के सभी वीवीआईपी बैठे थे? इन सवालों के जवाब ईरान के टॉप अधिकारियों के पास भी नहीं है। दूसरी थ्योरी, खराब मौसम के बावजूद पायलट ने आगे बढ़ने का फैसला क्यों किया? यह पूछा जा रहा है। क्या खराब मौसम का फायदा उठाकर रईसी के हेलीकॉप्टर पर हमला संभव है? और क्या ऐसा हुआ भी? और खराब मौसम की चपेट में बाकी 2 हेलीकॉप्टर क्यों नहीं है? थ्योरी नंबर 3, इसमें और ज्यादा चिंगारियां हैं। कहा जा रहा है कि ईरानी कमांडर सुलेमानी की मौत के बाद ईरानी विद्रोही गुट रईसी से नाराज था। आशंका है कि क्या ईरानी विद्रोही गुट रईसी के खिलाफ साजिश रच सकता है? यह इसी साजिश का अंजाम था, यह भी जांच का विषय है। थ्योरी नंबर 4 के तहत यह माना जा रहा है कि अजरबैजान में मोसाद का बहुत ही खुफिया और मारक नेटवर्क, और रईसी अजरबैजान के दौरे पर ही गए थे। ऐसे में आशंका है कि क्या क्रैश के पीछे मोसाद का हाथ हो सकता है? क्या ऐसी संभावना है कि विमान चॉपर क्रैश बाद में करता है लेकिन एक्सप्लोजन उसमें पहले हुआ हो? सोचिए। थ्योरी नंबर 5 में युद्ध वाले सवाल हैं। यूक्रेन ईरान के कामिकाजी ड्रोन से परेशान था। यह सवाल भी उठ रहा है कि रईसी की मौत वाली साजिश में यूक्रेनी खुफिया सर्विस शामिल है। इन सभी थ्योरीज का आधार अब तक की जानकारी, बयानबाजी और क्रैश साइट से आई तस्वीरें। चाहे परमाणु कार्यक्रम की बात हो, चाहे परमाणु कार्यक्रम की बात हो, इजराइल हमास युद्ध की बात हो, या फिर वर्चस्व वाले संघर्ष की बात हो, अमेरिका और ईरान के रिश्ते हमेशा से तनावपूर्ण, तल्ख, चिंताजनक रहे। ऐसे संबंध होने के बावजूद आपको बता दें कि जिस हेलीकॉप्टर से रईसी सफर कर रहे थे वो अमेरिका का हेलीकॉप्टर है। इसे ईरान ने अमेरिका से खरीदा था। सवाल है कि क्या यह भी एक साजिश का हिस्सा है? हेलीकॉप्टर का नाम है बेल 412। ये 45 साल पुराना हेलीकॉप्टर है। अमेरिका से लिया गया था, लेकिन इसका अपग्रेडेशन नहीं हुआ। इस पर बैन की वजह से कल पुर्जे भी नहीं मिल रहे थे। आपको बता दें कि बेल 212 हेलीकॉप्टर वियतनाम युद्ध में इस्तेमाल हुए UH-1N ट्विन की तरह ही है, यानी हेलीकॉप्टर है, यात्री हेलीकॉप्टर। यह हेलीकॉप्टर सरकार और निजी दोनों ऑपरेटर्स की ओर से इस्तेमाल किया जाता है। यह 1960 के दौर में कनाडा की सेना के लिए बनाया गया था। इस हेलीकॉप्टर को अमेरिकी कंपनी बेल
टेक्सट्रॉन बनाती है। कंपनी का मुख्यालय टेक्सास में। अमेरिका में इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल फायर विभाग और कानूनी एजेंसियां करती हैं। थाईलैंड में नेशनल पुलिस भी इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करती है। फ्लाइट ग्लोबल की 2024 की वर्ल्ड एयरफोर्स डायरेक्टरी के मुताबिक ईरान की वायुसेना और नेवी के पास ऐसे 10 हेलीकॉप्टर। हालांकि अमेरिका की ओर से किसी भी तरह की साजिश से इनकार किया जा रहा है। फिलहाल ईरान में बड़ी राजनीतिक हलचल है। ईरान की सरकार ने राष्ट्रपति रईसी की मौत के बाद इमरजेंसी कैबिनेट मीटिंग बुलाई। देश के उपराष्ट्रपति मोहम्मद मुखबिर ने इस बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान रईसी को श्रद्धांजलि देने के लिए उस सीट को खाली रखा गया जहां वो बैठते थे। ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता अयतुल्ला खमेनी ने राष्ट्रपति रईसी की मौत पर देश में 5 दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया है। रईसी की मौत के बाद ईरान के शेयर मार्केट में कारोबार रोक दिया गया। रईसी की मौत की चर्चा कैसे पूरी दुनिया में हो रही है, 100 सेकंड की इस न्यूज रील में देखें। रईसी की मौत पर सबसे विस्फोटक सवाल परमाणु बम वाला है। संयुक्त राष्ट्र की न्यूक्लियर निगरानी एजेंसी IAEA के डायरेक्टर राफेल ग्रोसी ने दावा किया है कि ईरान सिर्फ 7 दिन में एटमी शक्ति बनने वाला था। ईरान के पास 18 गुना ज्यादा बेहतर क्वालिटी के यूरेनियम का भंडार था। 90% क्वालिटी वाले यूरेनियम का भी भंडार था। आपको बता दें कि एटम बम बनाने के लिए 90% क्वालिटी वाला यूरेनियम जरूरी होता है। तो सवाल है, क्या रईसी की परमाणु तैयारी उनकी जिंदगी पर भारी पड़ गई? इस वक्त इजराइल और हमास का युद्ध भी चल रहा है। ऐसे में आपको ईरान के 2 दुश्मनों से मिलवाते हैं जिन्हें ईरान की बढ़ती परमाणु शक्ति की चिंता सता रही थी। पहला दुश्मन है अमेरिका। रईसी ईरान के पहले राष्ट्रपति थे जिन पर अमेरिका ने बैन लगाया था। सैंक्शंस थे बहुत बड़े। अमेरिका से नाराजगी की एक वजह यह हो सकती है। दूसरी वजह है ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंध की वजह से तनाव, जो अक्सर बयानों और दावों में दिखता रहता था। दूसरे दुश्मन का नाम है इजराइल। इसकी नाराजगी की पहली वजह है गाजा युद्ध के कारण दोनों में तनाव। दूसरी वजह है सीरिया में ईरानी दूतावास पर हमले के बाद तनाव और बढ़ा। तीसरी वजह है ईरान के दूतावास पर हमले के बदले इजराइल पर अटैक। हालांकि साजिश किसकी है पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन हालात तनावपूर्ण थे। ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष चल रहा है। इस तरह से ईरान के राष्ट्रपति पिछले कुछ महीनों से आगे एक्टिव हो रहे थे वेस्टर्न कंट्रीज़ के खिलाफ, खास करके अमेरिका और इजराइल के खिलाफ उनकी जग जाहिर दुश्मनी रही है। तो इसमें किसी तरह की साजिश की संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता है कि कौन सी इसमें सिक्योरिटी एजेंसीज़ या जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उन्होंने इसमें इस काम को अंजाम दिया है। ह्यूमन एरर की पॉसिबिलिटी पायलट की और मौसम की, मैं नहीं समझता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा आज के ज़माने में इस तरह के उसमें इसको हुआ होगा। बहुत ही रेयर पॉसिबिलिटीज़ है। हादसे की या किसी तरह का सेबोटाज अगर हुआ है तो इंटरनल सेबोटाज अगर सिस्टम में जो मैंने बताया उसमें किसी फॉरेन एजेंसीज उसमें इन्वॉल्व हो गए, आप उसको वो नहीं कर सकते, पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं कर सकते हैं। रईसी से बहुत लोग खुश नहीं थे। जिस तरह से वहां पर यूथ के साथ आप देख ही रहे थे, हिजाब का जो मूवमेंट चल रहा था और बहुत जनता त्रस्त थी। आज ही यूके के अंदर जो ईरानियन विमेन्स हैं वो सेलिब्रेट कर रही हैं। ईरान वाज एट वॉर विद इजराइल। इसको एलिमिनेट करने के लिए एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। एक बहुत बड़ी बात यह है कि ईरान का जो नेचर है, ईरान की जो सोच है, वो इन्वेस्टिगेशन और रिएक्शन दोनों में बहुत समय लेता है। लेकिन जब वो समय लेने के बाद किसी फैसले पर आता है तो फैसले बहुत कठिन होते हैं और बहुत खतरनाक भी। रईसी की मौत का सच जो भी हो, लेकिन यह भी एक सच है कि पिछले कुछ वर्षों में ईरान के टॉप अधिकारियों, नेताओं और कमांडर्स को निपटाया गया। इसकी पूरी कहानी और तारीखों वाली टाइमलाइन है जो कहीं ना कहीं पश्चिम की साजिश की तरफ इशारा करती है। पहला नाम ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड के जनरल कासिम सुलेमानी, जिनको हिजबुल्ला, हमास और हूती का कहा जाता है कि सबसे बड़ा आर्किटेक्ट है। जनवरी 2020 में अमेरिकी ड्रोन हमले में सुलेमानी की मौत हुई। इसका श्रेय लिया डोनाल्ड ट्रंप ने।
इसके बाद ईरान के शीर्ष परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादे की नवंबर 2020 में रिमोट कंट्रोल्ड मशीन गन से हत्या हुई थी। दिसंबर 2023 में ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के जनरल रजी मौसवी की दमिश्क में हुई इजरायली मिसाइल हमले में हत्या हुई। कुद्दस फोर्ट के सीनियर कमांडर मोहम्मद रजा जाहेदी अप्रैल 2024 में सीरियाई दूतावास में इजरायली एयर स्ट्राइक में मारे गए। और अब ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी 19 मई 2024 को हेलीकॉप्टर क्रैश में इनकी मौत होती है। कई एक्सपर्ट्स इसे साजिश के तहत की गई हत्या कह रहे हैं। हालांकि अंतिम सत्य क्या है यह कहा नहीं जा सकता है। और इसी के साथ इसी घटनाक्रम में उनके सबसे अभी तक के पावरफुल फॉरेन मिनिस्टर की भी मौत हो गई। पिछले कुछ वर्षों में ईरान अमेरिका ब्रिटेन जैसे ताकतवर देशों को टक्कर दे रहा था, कई मुद्दों पर विरोध में खड़ा था। इसकी वजह रईसी की कूटनीति और बड़े फैसलों को माना जा रहा था। 63 वर्षीय रईसी के राज में ईरान को एससीओ की फुल टाइम सदस्यता मिली, ब्रिक्स की सदस्यता मिली, ईरान के अरब अफ्रीकी देशों से संबंध मजबूत हुए, प्रतिबंध के बावजूद तेल उत्पादन बढ़ा। इतना ही नहीं, रूस से आर्थिक सामरिक संबंध मजबूत हुए। तो सवाल है कि क्या रईसी की ऐसी ही राजनीति और कूटनीति ने कई देशों का दुश्मन बना दिया और इस दुश्मनी का अंजाम हेलीकॉप्टर क्रैश वाली मौत के रूप में दुनिया के सामने आया। वैसे आपको बता दें कि ये वही रईसी हैं जिन्हें तेहरान का कसाई कहा जाता है, बुचर ऑफ तेहरान। इसकी कहानी कुछ यूं है कि रईसी 1988 में ईरान की खुफिया ट्राइब्यूनल के सदस्य बन गए थे, जिसे डेथ कमेटी कहा जाता था। उस दौरान उन्होंने 5000 नेताओं को देशद्रोही साबित करवाया था। जिसने अपने आप को मुजाहिदीन कहा उसे मौत की सजा दे दी गई। इन सभी को फांसी की सजा सुनाई गई थी। राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने के बाद एक संवाददाता सम्मेलन में जब रईसी ने 1988 में की सामूहिक फांसी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया। इब्राहिम रईसी की छवि हमेशा से कट्टर रही है। रईसी की मौत में इंटरनेशनल के साथ इंटरनल षड्यंत्र वाली थ्योरी भी है। कोई तो वजह होगी ना कि जैसे ही रईसी का विमान क्रैश करता है एकाएक ईरान में पटाखे फूटने लगते हैं, तेहरान वहां पर जबरदस्त आतिशबाजी होने लगती है। इंटरनल साजिश जिसमें कई तरीके के सवाल खड़े। ईरान के अंदर चल रही राजनीतिक लड़ाई वाली कहानी है। फिलहाल ईरान के उपराष्ट्रपति मोहम्मद मुखबर वहां के कार्यवाहक राष्ट्रपति होंगे। ईरानी संविधान के मुताबिक 50 दिन के अंदर चुनाव होगा। रईसी की मौत के बाद ईरान के सर्वोच्च नेता खमेनी ने राष्ट्र के नाम संदेश जारी किया। उन्होंने 5 दिनों के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया और यह भी बताया कि एक बुरे हादसे ने हमसे रईसी को छीन लिया। लेकिन कहते हैं कि राजनीति में सिर्फ वही नहीं होता है जो ऑन कैमरा होता है। ईरान में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। जो खमेनी रईसी की मौत पर दुख जता रहे हैं उनको लेकर यह भी दावा किया गया है कि खमेनी परिवार और रईसी के बीच सुप्रीम लीडर वाला कलेश चल रहा था। खमेनी के बेटे की महत्वाकांक्षा सुप्रीम लीडर बनने की थी, जबकि रईसी खुद सुप्रीम लीडर बनना चाहते हैं। मतलब ये उत्तराधिकारी वाला संघर्ष है। सवाल है कि क्या ईरान के अंदरूनी राजनीति की वजह से हत्या हुई? सवाल यह भी है कि क्या सुप्रीम लीडर की रेस में होने की वजह से रईसी किसी के निशाने पर थे? क्योंकि रईसी और खमेनी के बेटे मुज्तबा सुप्रीम लीडर बनने की रेस में थे। रईसी की मौत से मुज्तबा खमेनी का उत्तराधिकारी बनने का रास्ता साफ हो गया है, यानी सीधा फायदा मुज्तबा खमेनी को हुआ है। इस खबर का बहुत बड़ा असर होगा जो हमें ग्लोबल सत्ता पर साफ दिखाई देगा। इसीलिए हम इस खबर को आगे भी ट्रैक करते रहेंगे। लेकिन अब ट्रैक करते हैं राजनीति की खबरों को, और उसमें भी 5th फेज जिसमें आज वोटिंग हुई। शुरुआत करते हैं सत्ता के नंबर गेम से, जिसमें 5वें चरण की वोटिंग के बाद अब 543 सीटों में से 428 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। मतलब करीब 79% सीटों पर चुनाव खत्म हो चुके हैं। अब सिर्फ 21% सीटों पर वोटिंग बाकी है। बची हुई 115 सीटों के लिए अब 10 दिनों का चुनाव प्रचार बाकी है। 1 जून को आखिरी चरण की वोटिंग है। 4 जून को काउंटिंग को मिलाकर अब चुनाव की प्रक्रिया में सिर्फ 15 दिन का वक्त बाकी है। 15वें दिन रिजल्ट आ जाएगा। वोटिंग के लिहाज से देखें तो 5वें चरण का चुनाव वीआईपी राजनेताओं का रहा। रायबरेली से राहुल गांधी चुनावी किस्मत जो है उनकी आज लॉक हो गई। अमेठी में स्मृति ईरानी और राजनाथ सिंह के चुनावी क्षेत्र लखनऊ में भी आज ही वोटिंग हुई। रायबरेली से कांग्रेस उम्मीदवार राहुल गांधी आज रायबरेली में अलग अलग बूथों पर पहुंचे, वोटिंग की जानकारी ली। कई लोगों ने उन्हें मतदान में हो रही परेशानी की शिकायत भी की। राहुल गांधी के साथ बड़ी संख्या में लोग सेल्फी भी लेना चाह रहे थे। रायबरेली दौरे के दौरान
उन्होंने पीपलेश्वर हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। राहुल गांधी रायबरेली के साथ साथ केरल के वायनाड से भी चुनाव लड़ रहे हैं। रायबरेली में राहुल गांधी की टक्कर बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह से है। 2019 में रायबरेली से सोनिया गांधी जीती थी, लेकिन इस बार वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। राहुल गांधी की तरह स्मृति ईरानी भी आज अपने संसदीय क्षेत्र में नहीं और उहनिला टीकरा के बूथ संख्या 347 पर अपना वोट डाला। अमेठी में स्मृति ईरानी की टक्कर कांग्रेस के किशोरी लाल शर्मा से। 2019 में स्मृति ईरानी ने अमेठी में राहुल गांधी को हराया। बिहार की सारण और हाजीपुर में भी आज ही वोटिंग हुई है। सारण में बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी का मुकाबला लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य से, जबकि इस बार हाजीपुर से चिराग पासवान चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि इन वीवीआईपी और वीआईपी सीटों से ज्यादा चर्चा पश्चिम बंगाल की रही, जहां हुगली में पोलिंग बूथ पर लॉकेट चैटर्जी की तीखी बहस हुई। लॉकेट चैटर्जी का आरोप था कि टीएमसी एजेंट वोटों की चोरी कर रहे हैं, जिसके बाद टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ गो बैक के नाम लगाया। देश के 8 राज्यों के 49 सीटों पर आज वोट डाले गए। इनमें मुंबई की 6 सीटें भी हैं, हाई प्रोफाइल। मुंबई उत्तर लोकसभा सीट से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल चुनाव मैदान में। उम्मीद थी कि मुंबई में बड़ी संख्या में वोटिंग होगी, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। हालांकि फिल्म अभिनेता, अभिनेत्री, क्रिकेटर्स और सेलिब्रिटीज में वोटिंग का अच्छा खासा उत्साह दिखा है, लेकिन ट्रेडिशनली मुंबई में वोटिंग कम ही दिखाई देती है, न जाने क्यों। सुबह से ये लोग परिवार समेत वोटिंग करने के लिए निकले थे। फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार ने सुबह 7 बजे मुंबई के गांधी ग्राम पोलिंग स्टेशन पर वोट डाला। भारत की नागरिकता मिलने के बाद पहली बार वोट डालने पहुंचे। पिछले साल 15 अगस्त को उन्हें भारत की नागरिकता मिली थी। इस दौरान मीडिया से बात भी की और कहा कि उन्होंने विकसित भारत को ध्यान में रखते हुए वोट किया है। उन्होंने कहा कि नागरिकता मिलने के बाद पहली बार वोट करना उन्हें अच्छा लगा। मैं चाहता हूं कि मेरा भारत जो है वो विकसित रहे, वो मजबूत रहे एंड बस उसी को दिमाग में रखते हुए मैंने वोट किया। चार सौ पार का सपना जो है डेफिनेटली पार होगा, क्योंकि इतना सब कुछ मोदी जी ने किया पूरा देश के लिए, देश के लोगों के लिए, हर वर्ग के लोगों के लिए, तो क्यों नहीं। सब मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, इससे बड़ा उत्सव और क्या होगा। लोग ऐ मेरे भारत, भारत बदल रहा है और इस बदलाव के कारण हैं आप। बस राष्ट्र हित में ऐसे ही जुटे रहिए, वोट करते रहिए। सबको मालूम है कि अच्छा कैसे बनना है, कैसे अच्छे भारतीय बनना है। अगर भारत को ऊंचा ले जाना है वो भी जानते हैं और मुझे यकीन है वो अच्छे भारतीय हैं। उन्होंने जितना किया है हमें सबको दिख रहा है, वो बहुत कुछ कर रहे हैं और अच्छे से कर रहे हैं, और उनका जो ध्यान हमारे भविष्य के जनरेशन्स पर है वो बहुत ही खास बात है उनके बारे में। लोकसभा चुनाव 2024 के 5वें चरण में आज कुल 49 सीटों पर वोटिंग हो रही है। इसमें अमेठी, रायबरेली, लखनऊ जैसी कई हाई प्रोफाइल सीटें हैं, लेकिन एक और सीट है कश्मीर की बारामूला, जो इस चुनाव में बेहद खास है। बारामूला लोकसभा देश के सबसे संवेदनशील क्षेत्रों में से एक है। लंबे समय से ये आतंकवाद से प्रभावित है। डर और हिंसा के कारण यहाँ लोग वोटिंग से दूरी ही बना के रखते हैं, लेकिन इस बार बारामूला ने पिछले रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। 2019 के चुनाव में यहाँ केवल 34.57% वोट पड़े थे, जबकि 2024 में यानी आज शाम 5 बजे 54% से ज्यादा वोटिंग हुई। वोटिंग के ट्रेंड को देखते हुए दावा किया जा रहा है कि इस बार ये 60% से ज्यादा हो सकती है। याद होगा आपको किस तरीके से श्रीनगर में इस बार 33% से ज्यादा वोटिंग हुई, जो पिछली बार सिर्फ 14% थी। अनुच्छेद 370 हटने के बाद वोटिंग परसेंटेज का इस तरह बढ़ना भारत के लिए शुभ संकेत है, जबकि पाकिस्तान के लिए दुख बढ़ाने वाली खबर है।
बात श्रीनगर की कर रहे हैं, बड़ी राहत की खबर वहां से आती है। बात कश्मीर की कर रहे हैं, वहां से ठंडी हवाएं, बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन यहां पर गर्मी ने हाल बेहाल कर रखा है। अब इस खबर को देखकर गर्मी का एहसास होगा और हो सकता है कि थोड़ा पसीना भी आ जाए, क्योंकि ये खबर गर्मी वाले सत्ता के चिंता काट से जुड़ी है। इस वक्त उत्तर भारत के कई शहरों का हाल किसी माइक्रोवेव अवन या तंदूर जैसा हो चुका है, जिसकी आंच इस वक्त आप सभी न्यूज मित्र महसूस कर रहे होंगे। लेकिन आज इस खबर की शुरुआत हम डराने वाले फैक्ट और एक तारीख से करने जा रहे हैं। 10 जुलाई 1913। 10 जुलाई 1913 वो तारीख जब पृथ्वी का सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया था। तापमान था 56.7 डिग्री सेल्सियस और इसकी लोकेशन थी कैलिफोर्निया की डेथ वैली। लेकिन इस बार मई में तापमान जिस स्पीड से बढ़ता जा रहा है, उसे लेकर सवाल है कि क्या गर्मी का यह वर्ल्ड रिकॉर्ड भी टूटने वाला है। दरअसल अभी आधा मई गुजरा है और गर्मी जून वाला ट्रेलर दिखाने लगे। सोचिए, जब मई में हाल है तो जून में क्या होगा। यह बहस इस वक्त हर घर, हर दफ्तर, हर नुक्कड़ पर चिंताजनक विमर्श का विषय है। हाल यह है कि तमाम घरों और दफ्तरों में लगे एयर कंडीशनर भी इस गर्मी में अग्नि परीक्षा से गुजर रहे हैं। इसीलिए सत्ता के चिंता काट में पहला सवाल यह है कि क्या इस बार गर्मी भारत में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली है। क्या अब की बार गर्मी का थर्मामीटर जो है वो 55 डिग्री के पार जाने वाला है। क्या मई में गर्मी की अंगड़ाई है अभी जून में सबसे भीषण लड़ाई है। और क्या आपका शहर भी मई में जलता तंदूर बन गया है, जिसमें हम सब जला हुआ और भुना हुआ महसूस कर रहे हैं। वैसे तो ये एक व्यंग्य है, लेकिन आप असल में इसे प्रचंड गर्मी और हीट वेव को महसूस करने का एक अलग नजरिया भी कह सकते हैं। ध्यान से देखिएगा। वैसे दिल्ली की सर्दी भी मशहूर है और दिल्ली की गर्मी भी। आज दिल्ली वाले इसका एहसास भी कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त हाल यह है कि देश की राजधानी दिल्ली में तापमान राजस्थान के भी कई इलाकों से ज्यादा है। जैसे रविवार को दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में अधिकतम तापमान 47.8 डिग्री सेल्सियस था, जबकि राजस्थान के बाड़मेर में पारा 45.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज था। जोधपुर में 45.6 डिग्री सेल्सियस था और जैसलमेर में 45.5 डिग्री। ये राजस्थान के वो इलाके हैं जहां गर्मी हर सीजन में नए रिकॉर्ड बनाती है, लेकिन रिकॉर्ड बन रहा था यहां पर। ऐसे ही राजस्थान के श्रीगंगानगर में भी रविवार को अधिकतम तापमान 46.7 डिग्री रहा। यूपी का सबसे गर्म शहर आगरा था, जहां पारा 47 डिग्री के पार था, जबकि हरियाणा में कुदरत के गर्मी वाले थर्मामीटर में तापमान 45.6 डिग्री को टच कर गया था। लेकिन दिल्ली, एनसीआर या फिर उत्तर भारत में रहने वालों को लग रहा है कि मुश्किल सिर्फ इतनी नहीं, तो मुश्किल सिर्फ इतनी ही थी तो आप गलत हैं, क्योंकि मौसम विभाग की ओर से जो चेतावनी जारी की है उसमें बहुत ज्यादा गर्मी। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक हीट वेव से गंभीर हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। 23 मई तक उत्तर पश्चिम भारत में गर्मी का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। 23 मई तक पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में गंभीर लू चलने की आशंका जाहिर की गई, जबकि राजस्थान में 22 और 23 मई और यूपी के लिए 21 मई की चेतावनी। वैसे हो सकता है कि इस प्रचंड गर्मी का एहसास करने के बाद बहुत सारे न्यूज मित्रों ने अपने परिवार के साथ किसी हिल स्टेशन पर जाने का प्लान बना लिया, या फिर कई न्यूज मित्र हमारी इस खबर को देखने के बाद गर्मी से पीछा छुड़ाने के लिए पहाड़ों पर जाने का मन बना रहे। तो उनके लिए बड़ी बुरी खबर, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस गर्मी में आपके बहुत सारे फेवरेट हिल स्टेशन भी हॉट स्टेशन बन चुके हैं। जैसे नैनीताल दिल्ली के सबसे ज्यादा करीब है, इसीलिए बहुत सारे लोग यहां भी जाने की सोच सकते हैं। तो उन लोगों को बता दें कि इस वक्त नैनीताल का अधिकतम तापमान 30 डिग्री के आसपास है। लीजिए, हिमाचल प्रदेश के मसूरी में टेम्परेचर 27 डिग्री के करीब है। शिमला में पारा 27.3 डिग्री सेल्सियस है। धर्मशाला में तो इस वक्त तापमान कई मैदानी इलाकों के बराबर है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की वादियों में भी इस वक्त ठंड नहीं है। श्रीनगर में भी तापमान 26 डिग्री है और आने वाले वक्त में और ज्यादा हो सकता है। यानी आप दिल्ली में रहते हो, देहरादून में रहते हो या फिर पहाड़ों में जाना चाहते हो, यह गर्मी अभी आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली है। सोचिए जरा, मतलब कुल मिलाकर अगर बात की जाए, और ऊपर से एक और गर्मी, वो है ट्रैफिक जाम की गर्मी। जब आप जा रहे होंगे, हर कोई पहाड़ों की तरफ जा रहा है, तो वहां पर ट्रैफिक जाम की गर्मी है। तो मौसम की मार, ट्रैफिक की मार, कहां जाएं?